जनाब मोहतरम शबर ज़ैदी साहब, मैंने इसको 260 से जो है वो किया है डिवाइड, तो ये $15 बिलियन से ऊपर बन जाते हैं। डू यू थिंक इट इज़ एन यानी अंडर स्टेटमेंट है या ओवर स्टेटमेंट है? आपका तो इसमें बड़ा रहा है आपका नॉलेज। जी शबर ज़ैदी साहब। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में भी कोई भी आदमी, चाहे वो करप्शन में हैविली इन्वॉल्व भी हो, उसके पास ये अमाउंट का डॉलर नहीं हो सकता, क्योंकि जो कमीशन भी अगर होगी, करप्शन भी होगी, वो ट्रांजैक्शन से रिलेट करती है। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान में किसी एक आदमी के पास इतनी बड़ी अमाउंट का ये पैसा 18 होगा। लोगों का कह रहे हैं, 18 लोगों का कह रहे हैं ये। मतलब ये भी पहली बात है, समझ ही नहीं आई कि ये बात कर रहे हैं किसी सियासतदान की या बिजनेसमैन की। ये भी बात समझ नहीं आ रही। अपेरेंटली ये सियासतदानों की बात कर रहे हैं, जहां तक मुझे बात समझ आ रही है। ये सियासतदानों की बात कर रहे हैं। मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में अगर आप करप्शन के लेवल को बहुत हाई भी लगा लें, और जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती रही हैं, जो हमारे जिन पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि करप्शंस हुई हैं, परसेंटेज लिया गया है, तो मुझे वो मैक्सिमम 2 या 3-4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का मैक्सिमम अमाउंट नज़र नहीं आ रहा है। ये बात ठीक है, मगर मैंने एक बात, शायद आपको पता है कि एक दफ़ा पिछले जब दौर में डार साहब जब वज़ीर ख़जाना थे, तो उन्होंने एक समरी प्रेजेंट की थी असेंबली में और अपनी कैबिनेट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों के पास 200 अरब डॉलर हैं पाकिस्तान से बाहर। और ये कैबिनेट की समरी है जो उस ज़माने के सेक्रेटरी फाइनेंस तारिक बाजवा साहब ने लिखी थी, जो शायद रिकॉर्ड पे भी है, मेरी किताब में भी कहीं प्रोड्यूस है। मैंने उसको पहले भी चैलेंज किया था कि मेरे हिसाब से ये 200 बिलियन की फिगर गलत है, और मैंने ये साबित किया था अपनी किताब में कि पाकिस्तानियों के जो एसेट पाकिस्तान से बाहर हैं वो टोटल मिला के 120 बिलियन के करीब हैं। तो ये बात अब ये बड़ी एस्टिमेट, मगर हाँ ये मैं मानता हूँ कि 100 से 150 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों के पाकिस्तान से बाहर पड़े हैं। वो पैसे पड़े हैं जो टैक्स के थ्रू नहीं गए हैं और जो करप्शन से हैं। ये बात गलत नहीं है जी। अच्छा, एक सवाल मैं भट्टी साहब कर लूँ। शबर ज़ैदी साहब, आम तौर पे हम बड़ा पासिंग वे में कहते हैं जी ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मेल्ट डाउन हो रहा है। मैं छोटी सी बात करूंगा, ये लबनान में हुआ तो हमने देखा क्या हुआ, श्रीलंका में हुआ, इससे पहले चले जाएं ग्रेट डिप्रेशन में चले जाएं। ये बड़ी गैर मामूली सिचुएशन होती है, इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं और सियासतदान एक दूसरे की टांगें खींच रही हैं। विल वी बी कॉट अनअवेयर? हाँ, बड़ी बहुत ही अहम सवाल किया है आपने। बल्कि मैं अभी आपके पास उठ के आया हूँ, मैं यही एक आर्टिकल लिख रहा था अभी कि देखें, ये लोग जो मुझे अभी तक जो पूरा माहौल नज़र आ रहा है, उसमें सियासतदान भी हैं, मीडिया भी शामिल है, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है और जो पाकिस्तान की रेटिंग है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि ये एज यूजुअल बात हो रही है, मगर उनको ये बात बड़े गौर से देखनी चाहिए कि जितने भी दुनिया के एनालिस्ट हैं, और हम तो खुद, जरूरत नहीं है, हम खुद भी कह रहे हैं कि ये कंट्री डिफॉल्ट की तरफ आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारा अपने अंदर कोई भी करेक्टिव मेजर नहीं आ रहा है। अब उस डिफॉल्ट का क्या नतीजा होगा, ये बड़ी खतरनाक बात है। और इसमें सर जो सबसे ज्यादा अफसोस की बात है, जो बहुत ही अफसोस की बात है, और क्योंकि मैं इस कुछ मामलात में प्राइवी भी हूँ, हमारे अंदर एक जहन में एक फीलिंग बैठ गई है जो शायद कुछ ठीक भी हो कि अल्टीमेटली हमें यूएस सैल्वेज करेगा। और ये फीलिंग हमारे इनएक्टिविटी की बुनियाद बन गई है। मतलब आप ये समझे कि एक नालायक बच्चा है, वो इसलिए नहीं कमा रहा कि वो समझ रहा है कि मेरे अब्बा ने आके आखिर मुझे रोटी दे ही देनी है। अच्छा शबर साहब, ये रहनुमाई फरमाए, चंद 2 हफ्ते कबल गालबन इसहाक डार साहब जो वजीर खजाना, वो फरमाते थे 2-3 दिन में मामला IMF से तय हो जाएंगे, वो अगली आ जाएगी। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कोई नज़र नहीं आ रही, कहाँ गैप है? क्या हुकूमत इस सीरियस मामले को जो डिफ़ॉल्ट की तरफ बादी नज़र में पहुँच चुके हैं, इसकी संजीदगी को नहीं समझ रही कि कितना के नुकसान होंगे जब तक IMF से आपके मामला तय नहीं होते? देखिए आरिफ साहब, 2 पाकिस्तान में इस वक्त मामला चल रहे हैं। एक वो मामला हैं जो आपको नजर आ रहे हैं,
जो आप टीवी पे देख रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं। एक मामलात हैं जो चल रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत को लेके सामने रखते हुए, और वो उसमें हर रेलिवेंट लोग इन्वॉल्व हैं। ये जो IMF वाला मसला है, इसमें बुनियादी मसला ये है कि IMF की ये कंडीशन है कि आप हमें ये बताइए कि जो आपका अगला आने वाला कर्जे की रीपेमेंट है, उस पे आपको चाइना, सऊदी अरेबिया और UAE से कोई कमिटमेंट मिल गई है? तो वो हमारे पास, हमें पहले बताया गया था कि वो मिल गई है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिली है। तो उस वजह से ये परेशानी बढ़ गई है। और शायद आपको ये पता हो कि डॉक्टर साहब पिछले हफ्ते में दुबई बैठे हुए थे, गए थे, शायद जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है अनऑफिशियली दुबई गए थे, और वो कुछ पाकिस्तानियों से, जो पाकिस्तानी हैं, वो रेमिटेंस की डिज़ायर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी रेमिटेंस डालें, और वो ला रहे हैं। मगर आरिफ साहब, मैं कहना नहीं चाहता, और कहना बड़े दुख से कह रहा हूँ कि हम डिफ़ॉल्ट से बचने वाली सूरत हाल की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हम डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये एक हकीकत है। आपने बड़ी अहम खबर दी है। इसका मतलब है IMF ने कंडीशन रखी है, ये 2 ममालिक आपको पैसे देंगे नेक्स्ट तो इंस्टॉलमेंट के, तो हम देंगे। अगर वो खुदा ना खास्ता नहीं देते तो देन हमारा फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का? नहीं, देखिए आरिफ साहब, बात वो कह रहे हैं ना, फिर तो आप डिफॉल्ट में गए ना जी। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें दे देंगे पैसे। देखिए, डिफॉल्ट की दो प्रॉब्लम आती है ना डिफॉल्ट से। थोड़ा सा बात समझे। डिफॉल्ट करने में कोई नुकसान नहीं है मुझे, मैं कर दूंगा डिफॉल्ट, कोई बंदा आके मुझे पकड़ तो नहीं सकता ना। डिफॉल्ट के बाद जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर डिफॉल्ट होता है, मेरा रिस्ट्रक्चरिंग होता है, तो मुझे आगे बाजार से कर्जे नहीं मिलते। तो IMF जो है वो गारंटी है अगले कर्जे मिलने की। तो IMF ये कह रहा है कि मैं आपको किस बुनियाद पे आगे कर्जे दे दूं, जबकि आपके पास आगे पैसे देने के लिए नहीं कमिटमेंट्स आ रही हैं। तो वो आप तो ये कह रहे हैं कि आपके पास कमिटमेंट्स हैं, मगर हमें तो नहीं नजर आ रहा कि कमिटमेंट्स हैं। क्योंकि कल या परसों मुर्तजा सैयद साहब, जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक है, उन्होंने ये बात की है कि हमें $35 बिलियन की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, हमें कुछ और चीजें पे करनी है। तो वो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत मुश्किलात में हैं। मगर मेरा जो सबसे परेशानी की बात ये है कि गवर्नमेंट ना तो अवाम को इस बारे में कॉन्फिडेंस पे ले पा रही है, और ना सियासतदान इस बारे में सीरियस हैं कि ये जो हमारे ऊपर एक मुसीबत आने वाली है, इसको हम कैसे अवॉइड करेंगे। अच्छा शबर साहब, ये तो फिर दैट गोज विदाउट सेइंग कि खुदा न खास्ता, अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, सीरियस सप्लाईज जो है वो अगर वो शॉर्टेज हो जाती है, रुक जाती हैं, तो एक क्वालिटेटिव चेंज आ जाती है, सियासत आपकी धरी की धरी रह जाती है। और जिस तरह हमने देखा, तो फिर तो, और दूसरा मैं पूछना ये चाहता हूँ कि G20 में भी वो कहते हैं जी स्केड्यूल ना करवाएं, फिर ये बात हो रहा है रीस्केड्यूल अगर चाइना कर दे तो हम देखेंगे। डू यू थिंक देयर इज अ रे ऑफ होप फॉर अस? देखिए, सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि G20 की समिट जो हो रही है वो इंडिया में हो रही है, वो उसको होस्ट कर रहा है, और हमारे लैंडर जो हमें जिन्होंने लैंड किया हुआ है वो वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी खिदमत का फैसला कर रहे हैं। आज हम इस जगह पर आ गए कि इंडिया के बंदे हमारे बारे में कमेंट कर रहे हैं। आज कल एक इंडिया के बहुत मशहूर इकोनॉमिक्स मिहिर शर्मा ने एक आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान की बका चाइना के रोल रिशेड्यूलिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें तो हकीकतें हैं, मगर मेरा सवाल ये है कि क्या ये चीज़ें पाकिस्तान को रियलाइज कर रहे हैं? मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं फिर दोबारा बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शायद हमारे सियासतदान इंक्लूडिंग अपोजिशन इंक्लूड इमरान खान इस बात से को मेंटली एग्री कर चुके हैं कि हमें डिफॉल्ट में जाना है और हमें रीशेड्यूलिंग करानी है लोन्स की। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सिवाय एस्टेब्लिशमेंट के, वो इस बात को मेंटली एग्री कर चुके हैं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट में जाना है। और वो जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने ये बांध तो लिया है, आगे क्या होगा उसके बारे में नहीं सोच रहे, मगर वो डाट गए। अब सवाल सिर्फ ये रह गया है कि क्या ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट का भी है? तो ये बहुत अहम सवाल है। मेरी जितनी भी उनके साथ डिस्कशंस हुई हैं,
मैं जहाँ तक बात समझा हूँ, जो थोड़ी बहुत उनके साथ डिस्कशन मेरी होती रही है, वो लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। शबर साहब, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता। अगर पाकिस्तान की सलामती कोई ज़मानत है तो पाक फौज है, भारत है, वो इससे अलग कैसे रह सकते हैं? अगर खुदा ना खास्ता हम डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम भी कैसे चलेगा? अगर सब कुछ चौक हो जाता है, बाहर से कर्जे रीशेड्यूल नहीं होते, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती, इधर तो हर चीज़ की किल्लत आ जाएगी। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि इम्पैक्ट तो उन पर भी आएगा, खुदा ना खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट होते हैं? देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है, अगर आप मेरे पिछले महीने, 1.5 महीने पिछले इंटरव्यूज़ को रिलेट करें, तो जब इकोनॉमिक्स के बारे में और किसी करेक्शन के बारे में कोई पोजीशन सामने आती है, तो मसला ये बन जाता है कि आइन के हुदूद में रहते हुए उसको कैसे किया जाए, क्योंकि जब अगर उसको गैर आइनी तरीके से किया जाता है, जो मैं भी पसंद नहीं करता, तो वो सही नहीं है। और आइनी तरीके वाले जो हैं, जो असेंबलियों में बैठे हैं, उनको तो यही पता नहीं लग रहा कि किसके इस्तीफे कबूल हैं, किसके नहीं कबूल है, किसके इस्तीफे कबूल हैं, किसके नहीं कबूल है। तो ये एक पाकिस्तान इस वक्त एक डेडलॉक में चला गया है। और आप बिल्कुल सही है, ये बात नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाजा नहीं है, उनको बुरी तरह अंदाजा है, मगर वो ये भी बिल्कुल कमिटमेंट के साथ बैठे हैं और राइटली बैठे हैं कि हम किसी गैर आइनी इक़दाम की तरफ नहीं बढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो आइनी इक़दाम की तरफ जाएं। मेरे ज़ाती हिसाब से ये जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच इलेक्शन के बारे में बना है, ये भी एक सलूशन का ही इंडिकेशन है। मगर जो मैं आज मंसूर अली शाह साहब का ऑब्जर्वेशन देख रहा था और जो उसमें पेचीदगियाँ अब आती जा रही हैं, तो मुझे तो वहाँ भी एक परेशानी नज़र आ रही है। तो देखिए, मेरी बात समझें, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को हर बात का कसूरवार करार देकर हम साइड पे नहीं बैठ सकते। और आज यही पोजीशन है, आप किसी से बात करें, वो अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं।